दोस्तों, जो लोग क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, बैंकिंग, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेते हैं, उनकी दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ है बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी के फैन और फैनेटिक्स, उसके समर्थक। दूसरी तरफ हैं क्रिप्टो स्केप्टिक्स। एक को लगता है कि एक बहुत बड़ा इनोवेशन है और पूरी बैंकिंग और फाइनेंशियल व्यवस्था को नए ढंग से डिफाइन करेगा। दूसरी तरफ जो स्केप्टिक्स हैं, उनको लगता है कि ये फैशन है, फैड है और पॉसिबली एक स्कैम है। दरअसल ऐसा पोलराइजेशन बहुत दिनों के बाद देखा गया है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में। ब्रेकिंग व्यूज में आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस खबर को हमने इसलिए पिक किया है कि पिछले दिनों आपने देखा कि निर्मला सीतारामन, हमारी वित्त मंत्री, ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन नहीं करना चाहते, ब्लॉकचेन को अलाउ करेंगे, उसके इस्तेमाल को अलाउ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक सोर्स बेस्ड खबर आई जिसके आधार पर यह बताया गया कि जो ड्राफ्ट बिल है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के मामले में, उसमें बिटकॉइन जैसी करेंसीज की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। तो भारत में जो ये मिक्स सिग्नल आ रहे हैं, उसके बाद के दो डेवलपमेंट हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो ये कि कॉइन बेस नाम का एक ट्रेडिंग एक्सचेंज है जिसने अमेरिका में कहा है कि वो नैस्डैक में अपनी लिस्टिंग करेगा और उसकी वैल्यूएशन है $68 बिलियन। आईपीओ नहीं ला रहा है, डायरेक्ट लिस्टिंग करेगा। दूसरी खबर है वीज़ा कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया में 7 करोड़ ग्राहक हैं इसके जो पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वीज़ा का। वीज़ा के सीईओ का कहना है कि हम चाहते हैं कि एक वॉलेट के रूप में हम जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिटकॉइन में, उनको ये सुविधा दे दें कि वो हमारे कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम ये करना चाहते हैं कि इसको फियाट करेंसी बना दें, यानी पेमेंट के लिए भी, आपस में लेन देन के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। यानी बड़े गहरे प्लेयर जो हैं दुनिया भर के, वो अब देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं अलग अलग तरह की, हम नाम सुनते हैं बिटकॉइन का, लेकिन ऐसी सैकड़ों कॉइन्स आ गए हैं, सैकड़ों करेंसीज आ गई हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। बिटकॉइन चूंकि सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो उसका एक नंबर लोग बताते रहते हैं। आपने सुना होगा कि जब से एलॉन मस्क ने उसमें इन्वेस्ट किया, उसके बाद अभी 2 हफ्ते पहले इसकी कीमत हो गई $60,000। एक बिटकॉइन की कीमत $60,000। अभी बाजार गिरा है और करीबन $56,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लोग कहते हैं कि ये करेक्शन हो सकता है क्योंकि दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और ये पिछले 10-12 साल का फिनोमेना आप इसको माने, जिसमें कि अब बहुत सारे लोग इसी तरह के दूसरे करेंसीज लेकर के आ रहे हैं और उसमें ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारों के सामने सरदर्द ये है कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और चोरी के पैसे, टैक्स से चुराए हुए पैसे इसके पीछे छुपाए जा सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि जो लोग, जो व्यवस्थाएं इसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो इसको डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन डिसमिस करने से काम नहीं चलेगा। बहुत संक्षेप में समझना हो तो यूँ समझें कि क्रिप्टो करेंसी इसलिए आई है कि जो लोग कहते हैं कि हमको ट्रांजैक्शन के वक्त की बर्बादी से, ट्रांजैक्शन पर जो हम फीस देते हैं, एक से दूसरे पेमेंट के बीच में जो कई बैंक और इंटरमीडियरीज आते हैं, उनसे हमको बचना है। इसलिए हमने एक टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन निकाल लिया है। और ये सोल्यूशन क्या है? क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये है कि वो ब्लॉकचेन नाम की एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, एक तरह का खुला हुआ पब्लिक रजिस्टर है जिसका कोई एक सेंट्रल ओनर नहीं है, एक सेंट्रल बैंक की तरह से कोई एक आदमी उसको कंट्रोल नहीं करता। ये सेफ है, सिक्योर्ड है और इसी कारण से लोग इसके जरिए ट्रांजैक्शन कर सके, इस इरादे से ये इनोवेशन किया गया है। इस इनोवेशन का बहुत सारा इस्तेमाल है, लेकिन जो भारत की सरकार कह रही है उसको आप यूं समझ लें कि जब हम ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए तैयार हैं, मतलब दुल्हा होगा, बारात होगी, लेकिन दुल्हन नहीं होगी, शादी नहीं होगी। यानी इस ब्रह्मचारी ब्लॉकचेन का फिर आप करेंगे क्या? यानी मान लीजिए आप इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन ना कर रहे हो, तो फिर इंटरनेट आपके जीवन में और क्या भूमिका निभा सकता है जो आप उससे वंचित करेंगे, जबकि उसमें पोटेंशियल बहुत सारा है। तो ये इंटरनेट के बाद की एक बहुत बड़ी दूसरी क्रांति है और सभी लोग इसको माथापच्ची कर रहे हैं। हम भी नहीं क्लेम करते कि हमको ये पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन इसको हम विश अवे नहीं कर सकते। तो क्रिप्टो करेंसीज की पॉपुलैरिटी ने एक काम किया है, इसने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स को और सरकारों को ये सोचने पर विवश कर दिया है कि आप डिजिटल करेंसी लाइए। चीन इस वक्त ये पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है, शायद 2020 में। आप यूं समझें कि जैसे कैश हम और आप
आप लेना देना करते हैं या हम और आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से ये एक करेंसी होगी जो डिजिटल फॉर्मेट में होगी। सिर्फ एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के जरिए इसका ट्रांसफर हो सकेगा और जितना बड़ा रेमिटेंस का कारोबार दुनिया भर में चलता है, अगर उसमें इसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जाहिर है कि जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं बैंकिंग की और फाइनेंशियल सिस्टम की और इंटरनेशनल लेन देन की, वो इसके लिए तैयार नहीं है या समझ नहीं रही हैं, तो एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। लेकिन डिजिटल करेंसी पर अमेरिका भी कहता है कि हम इस पर विचार करेंगे, देखते हैं कि ये कैसा आइडिया है। बहामास जैसे छोटे देश ने भी कर दिया है और जापान भी कह रहा है कि हम डिजिटल करेंसी के बारे में सोच रहे हैं। यहां ये बता दें कि नेहा नरूला हैं जो MIT अमेरिका में काम करती हैं और वो सेंट्रल बैंकर लोगों से इस वक्त बात कर रही हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि भारत की पोजीशन इसमें अलग है। उसके पास तो UPI है जो इंटर ऑपरेट करने की परमिशन देता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी बैंक से, किसी भी व्यक्ति को, संस्था को पैसों का ट्रांसफर हो सकता है। तो दरअसल हम ये सोचते हैं कि भारत को तो UPI के कारण, आधार के कारण, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बहुत स्वागत के साथ इस चीज़ को देखना चाहिए कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल अगर हम करें, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक नोट पर लिखा हुआ रहता है RBI की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो ये फियाट मनी कहते हैं, ये लीगल टेंडर है जिसकी आप गारंटी देते हैं कि इतना वैल्यू तो इसका रहेगा। अगर आप ये कर देते हैं तो हम बहुत बड़ी कैश इकोनॉमी को, जहां ब्लैक मनी का ज़्यादा खतरा होता है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर पाएंगे। और ये डिजिटल ट्रांजिशन जो है, अगेन रुकने वाली चीज़ नहीं है। कौन हिचकेंगे, कितना देर से करेंगे, ये एक अलग विचार का विषय है। जो लोग कहते हैं कि हाँ डिजिटल करेंसी सोचा जाना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी दरअसल क्या है समझ में नहीं आ रहा, उनमें एक साहब और हैं, उनका नाम है बिल गेट्स, जिनको हम मानते हैं कि दुनिया में जो मॉडर्न चीज़ें हो रही हैं, इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं, उसके वो बड़े चैंपियन हैं। लेकिन उनका भी कहना है कि इसका क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन भी इसके बारे में चेतावनी देते हैं कि इसका गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन दरअसल इस तर्क में हमको कोई दम नजर नहीं आता। वो सिर्फ इसलिए कि क्या आप चिटफंड को रोक पाए हैं, क्या आप बैंकिंग फ्रॉड को रोक पाए हैं, किसी गाड़ी का इस्तेमाल दुर्घटना करने के लिए होगा या गाड़ी चलाने के लिए होगा, ये यूजर पर डिपेंड करता है। तो यहां रेगुलेशन की मांग हो रही है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी के धंधे में लगे हुए हैं, $1 ट्रिलियन का पूरी दुनिया में कारोबार इस वक्त हो चुका है इसका, तो उनका कहना है कि आप रेगुलेट कीजिए हमको। आपको क्या चाहिए? आपको डेटा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो हम देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इसमें प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहस का विषय है। दूसरा, आपको KYC चाहिए कि कोई चोरी छुपे कुछ काम तो नहीं कर रहा है, KYC हम करेंगे। हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर GST लगाइए, और जो आप लगा रहे हैं, और जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स इक्विटी मार्केट में होता है, वैसे आप कैपिटल गेन्स टैक्स इसमें ले लीजिए। यानी इसको रेगुलेट करना संभव है, लेकिन चूंकि सरकारों को इसकी समझ कम है, तो पहला रिएक्शन स्केप्टिसिज्म का ज्यादा है, शक का ज्यादा है। अब थोड़ा सा संक्षेप में ये समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का एल्गोरिथम को सॉल्व करने वाला, मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक फॉर्मूला है, एक टेक्स्ट फाइल है जो कंप्यूटर में रहता है। लेकिन कुछ सीमित संख्या में बिटकॉइन को बनाया गया इसलिए ताकि इसको एक एसेट के रूप में सामने रखा जा सके। भारत में इस बात को लेकर के पॉलिसी मेकर्स के मन में, सरकार के मन में नहीं, ये ओपननेस है कि इसको एसेट के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पेमेंट के लिए, इसको करेंसी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी के धंधे में हैं, उनका कहना है कि चलिए आप इससे शुरुआत तो कीजिए कि ये एसेट है। एसेट का मतलब ये हुआ कि देखिए ये आस्था का प्रश्न होता है। किसी भी चीज पर अगर मैंने गोल्ड का मान लिया कि ये वैल्यू है, जो ट्रेडिशनली अब हम गोल्ड से कंफर्टेबल हैं कि इसका एक स्टोर ऑफ वैल्यू है और एक समय में जाके इतनी कीमत हो जाएगी, इसलिए हम वहाँ पर पैसे लगाते हैं। उसी प्रकार से ये जो नया जमाना है, जो जनरेशन X है, ये कहता है कि इन्फ्लेशन के खिलाफ और मेरी कमाई के लिए और मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं क्रिप्टो करेंसी को, यानी बिटकॉइन और इसके तरह से जो दूसरे कॉइन है, उनको चुन रहा हूँ। तो उसके पीछे अंडरलाइंग एसेट क्या है, क्रिटिक्स का सवाल ये है। तो स्टेबल कॉइन एक दूसरा इसी तरह का कॉइन आ गया है, करेंसी आ गई है। उसका कहना है कि इसमें हम अंडरलाइंग वैल्यू दे रहे हैं आपको डॉलर के जरिए कि इतनी कीमत तो रहेगी। इस बात पर बहस हो सकती है कि इसको एसेट माने
इसको करेंसी माने क्या माने, क्योंकि इसके पीछे कोई सॉवरेन गारंटी नहीं है। करेंसी तो सिर्फ देश की सरकारें और सेंट्रल बैंकर चलाते हैं, और इसीलिए इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने का काम सरकारों के पास रहता है। अगर इस प्रकार का कैश आ गया, इस प्रकार की लिक्विडिटी आ गई, तो आर्थिक स्थिरता का क्या होगा? ये सवाल सही है, लेकिन इस पर बहस नहीं हो सकती कि आप इसको सोने की तरह से एक एसेट मानिए और उसको चलने दीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि इसमें रिस्क है और ये करेंसी के रूप में लेनदेन के लिए इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि इसके पीछे, किसी के पीछे अंडरलाइंग एसेट कुछ है या नहीं है, तो ये पाबंदियां, ये सावधानियां बरती जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इस नए टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन को या रिवॉल्यूशन को रोक नहीं पाएंगे, आप सिर्फ इसको रेगुलेट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये एसेट है, लेन देन के लिए, पेमेंट के लिए करेंसी के रूप में इसका इस्तेमाल न हो, और अगर हो तो उसकी एक गारंटी हो। वो गारंटी क्या प्राइवेट सेक्टर देगा? अभी इसका इस्तेमाल एक एसेट क्लास के रूप में हो रहा है, आप रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए हम समझते हैं कि इसमें दुनिया भर की सरकारों को, पॉलिसी मेकर्स को दिमाग लगा करके दुरुस्त करना होगा। लेकिन अंत करूंगा मैं ये कहते हुए, जो वॉरेन बफेट की बात है कि जो चीज समझ में नहीं आती उसको इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अभी करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए, जब तक इसके बारे में आपका ज्ञान और न बढ़ जाए।